वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो नाम से हम इसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, प्रोत्साहन यानी कि प्रमोट करना। तो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए ये कोई तो भी स्कीम है गवर्नमेंट की। ठीक है, नाम से हम इतना जान सकते हैं। तो अभी हम इसके कुछ फीचर्स समझते हैं। आप ये पॉइंट्स अपने साइड पे नोट करते चलना जो मैं समझा रहा हूँ। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना इज़ डिज़ाइंड टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स फॉर जनरेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किन को इंसेंटिवाइज कर रहा है, एम्प्लॉयर्स को। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि ये एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज कर रहा है, एम्प्लॉय को नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब जो खुद एम्प्लॉय है उसको नहीं कर रहा है, उसको जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसको इंसेंटिवाइज कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दो या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। तो ये कैसे करने वाले हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी पेइंग 8.33% ऑफ EPS फॉर द नेक्स्ट 3 years। EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है तो उसमें से 8.33% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे। तो इतने पैसे जो एम्प्लॉयर है उसके बच जाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर करने में इंसेंटिवाइज होगा। तो ये गवर्नमेंट का इसके पीछे का मोटिवेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, EPS एंड EPF बोथ विल बी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बोथ है तो हमें वैसे ध्यान देना है क्योंकि शुरुआत में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए थी कि टेक्सटाइल सेक्टर में EPS और EPF ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करने वाले थे और अदर सेक्टर्स में ओनली EPS विल बी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर बाद में बजट में जाके उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया तो अभी ये ऑल सेक्टर्स के लिए EPS एंड EPF ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करने वाले हैं। EPS क्या होता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एंड EPF क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये दोनों में कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर की तरफ से जाने वाला है तो उसका कुछ परसेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्न करने वाला है। उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है उसके वो पैसे बच जाएंगे और वही पैसे वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में जुटा सकता है। ऐसा गवर्नमेंट का इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमें यहाँ पे मिनिस्ट्री भी याद रखनी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है। तो इस स्कीम में होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हैं, तो हम वो समझते हैं कि कौन से है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट, रजिस्टर विथ EPFO। तो जो भी एम्प्लॉयर है तो उसको हर एक एम्प्लॉय को EPFO में रजिस्टर करवाना होगा। ये सबसे पहली बात है। EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे उसका अकाउंट ओपन करवाना होगा। तो ये उसका पहला क्राइटेरिया। सेकंड है लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज़ लिंक टू एम्प्लॉयर। देखिए, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, तो ये एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करने वाला नंबर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि उनको नाम से ऐसे लगता है कि लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये लेबर को यानी कि एम्प्लॉई को देने वाला नंबर होगा। तो नहीं, हमें यहाँ पे ये क्या याद रखना है कि लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी गिवन टू एम्प्लॉयर जो उनको नौकरी दे रहा है। ठीक है, अंडर द श्रम सुविधा पोर्टल। तो गवर्नमेंट ने एक श्रम सुविधा करके पोर्टल बनाया है, तो उसके अंदर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक यूनिक LIN मिलेगा जो एम्प्लॉयर के लिए रहेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय को वहाँ पे भी, एम्प्लॉयर को वहाँ पे भी खुद को रजिस्टर करवाना है। देखो, EPFO में उसको किसको रजिस्टर करवाना है, उसको एम्प्लॉय को रजिस्टर करवाना है, और लीन में यानी कि श्रम सुविधा पोर्टल में उसको खुद को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द स्कीम विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द न्यू एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आपके पास जो अभी पहले से ही जो लेबर या एम्प्लॉयज़ है उनको ये स्कीम लागू नहीं होगी। आप जिन लोगों को नए से जॉब देंगे उनके लिए ये लागू होगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू एम्प्लॉई शुड हैव अ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऑफ not have worked in any EPFO रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट इन द पास्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑफ नहीं है, यहाँ पे एंड है। ठीक है, तो एम्प्लॉय को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर खुद का होना ज़रूरी है और उसने पहले कोई भी EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में काम नहीं करना चाहिए उसने। तो ये दोनों क्राइटेरिया है उसमें। मैं वापस एक बार समझाता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। देखिए, जो हमारा लीन नंबर है, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो होने वाला है एम्प्लॉयर को, मतलब जो जॉब देने वाला है। और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ये होने वाला है एम्प्लॉई को जो जॉब लेने वाला है या जॉब करने वाला है। ठीक है, तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो एम्प्लॉय को होना चाहिए। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या है कि अगर वो EPFO के लिए अकाउंट ओपन करता है तो पहले ऐसे होता था कि अगर तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे अलग अकाउंट ओपन करना पड़ता था। फिर वहाँ से अगर तुम दूसरे कंपनी में स्विच करते हो तो वहाँ पे वापस अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता था और जो पहले के अकाउंट में पैसे थे उनको वहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक UAN नंबर करके स्कीम लाया है, तो वो एम्प्लॉई के लिए है। तो वो एक ही नंबर प्रोवाइड करेगा और फिर बाद में वो कोई भी कंपनी में काम करे उसको वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। उसका सारा जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी 1 से कंपनी 2 का, कंपनी 3 का, वो जितनी भी कंपनी स्विच करता है तो सारा का कंट्रीब्यूशन वो एक ही अकाउंट में स्टोर होगा। ठीक है, यानी कि उसको एक पोर्टेबिलिटी मिल रहा है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से। ठीक है, आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एम्प्लॉई शुड अर्न लेस दैन 15,000 रुपीज़। हाँ, तो एम्प्लॉय का जो पेमेंट होने वाला है तो वो मंथली पेमेंट 15,000 से कम ही होना चाहिए। अगर कोई कंपनी में कोई वर्कर को 15,000 से ज़्यादा अगर पेमेंट मिलता है तो उसका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं पे करेगा। अगर वो वर्कर 15,000 से कम ही कमाता है तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए EPS और EPF का कंट्रीब्यूशन पे करने वाला है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने थे रोज़गार प्रोत्साहन योजना के बारे में। आई होप आपने ये सब पॉइंट्स लिख लिए होंगे। मैं वापस एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में ताकि आपको याद रहे। PM रोज़गार प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का स्कीम है। ये किसको इंसेंटिवाइज़ करता है? एम्प्लॉयर्स को, यानी कि जो जॉब देने वाले लोग हैं तो उनको कैसे इंसेंटिवाइज़ करता है कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय के लिए जो भी EPS या EPF का कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका 8.33% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगा। ठीक है, उससे वो एम्प्लॉयर के उतने पैसे बच जाएंगे और उससे वो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है और उससे वो खुद का भी डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का मोटिवेशन है। और फिर इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिया है कि EPFO में रजिस्टर होना चाहिए, फिर लेबर अकाउंट नंबर होना चाहिए, वो एम्प्लॉयर को होना ज़रूरी है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो एम्प्लॉई को होना ज़रूरी है। और ये स्कीम सिर्फ न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए है और जो नया एम्प्लॉय होगा उसने इससे पहले कभी ऐसी फर्म में काम करना नहीं चाहिए जो EPFO के लिए रजिस्टर है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि उसका जो मंथली इनकम है वो 15,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हमें याद रखने थे। आई होप आपको ये स्कीम अच्छे से समझ आई होगी अभी। थैंक यू वेरी मच।